जिसमें से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है या फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है उसको हम रीनल कॉर्पसल कहते हैं, और बाकी जो इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो दो पार्ट हो गए हैं प्रत्येक नेफ्रॉन के। ये जो आप सामने पिक्चर देख रहे हैं ये नेफ्रॉन की है, इसके दो पार्ट हैं। यहाँ का जो पार्ट है जहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा उसको हम क्या कहेंगे, रीनल कॉर्पसल, और बाकी ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं इनको हम क्या कहेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स। ओके, अब इनको एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रीनल कॉर्पसल क्या है। रीनल कॉर्पसल के अगेन दो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। कैसे, एक तो है ग्लोमेरुलस और एक है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ओके, दो पार्ट कौन कौन से हैं, ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या है पहले हम देखते हैं। ग्लोमेरुलस इज ए कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है ना, एक गुच्छा सा है, किसका बना हुआ, कैपिलरीज का। ठीक है ना, और कैपिलरीज क्या होती हैं आपको पता है, ब्लड स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, जो सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें से एक्सचेंज हो सकता है किसी भी चीज़ का, गैस का हो, लिक्विड का हो। ठीक है, तो वो वहाँ पर होती हैं। जैसे ये एक ब्लड वेसल है, आर्टरी है, इसमें से ब्लड एक ट्यूब इधर आई और उनके बहुत सारे ब्रांचेज हो गई। ठीक है, और वो बन गई कैपिलरीज। फिर वो ब्रांचेज आपस में फिर से जुड़ जाएंगी और फिर एक आर्टरी बाहर निकलेगी इस प्रकार। तो ये जो अंदर ब्रांच बनती हैं उसको हम कैपिलरी नेटवर्क या कैपिलरी का गुच्छा बोलते हैं, और इसी गुच्छे का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। ओके, तो इस गुच्छे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस का काम क्या है, व्हाट डज इट डू। ग्लोमेरुलस का काम ये है कि ग्लोमेरुलस में ब्लड है, इस ब्लड से जो चीज़ें हमें यूरिन में एक्सक्रीट करनी है वो फिल्टर हो जाती है। ठीक है, तो यूरिन में क्या क्या एक्सक्रीट करना है, सबसे ज़्यादा अमाउंट तो पानी की, पानी चला जाएगा जो भी एक्स्ट्रा होगा। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से मैंने आपको बताए थे जो फिल्टर हो जाते हैं, अमोनिया, यूरिया, एनी ड्रग, टॉक्सिन्स। ठीक है, वो सारे एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो छन के कहाँ आ जाएंगे, ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर छन के आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोमेन्स कैप्सूल भी बोलते हैं। दूसरा नाम इस कैप्सूल का क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो होता कैसे है, इसमें मेनली दो तीन चीज़ें होती हैं कि एक तो जो ये आर्टरी आ रही है ये मोटी होती है, एफरेंट आर्टरी, और जो ईफरेंट आर्टरी है जो बाहर निकल रही है वो पतली होती है। तो मोटे में एक तो ब्लड जा रहा है और बाद में पतले में जा रहा है तो अंदर प्रेशर बन जाएगा। ठीक है ना, तो उस प्रेशर के कारण काफ़ी चीज़ें छन जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो एफरेंट आर्टीरियोल है, ये आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। एफरेंट आर्टीरियोल कौन सा है, जो थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है ना। ये अंदर आया और फिर कैपिलरीज बन गई, ग्लोमेरुलस बन गया। अब ये जब वापस जुड़ के वापस जाएगा तो यहाँ पर क्या है, ईफरेंट आर्टीरियोल, ये थोड़ा पतला है। तो जब ज़्यादा अमाउंट आ रही है, जैसे मान लो एक चौड़ी सड़क है और बाद में सड़क पतली हो गई तो जाम लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसा ही प्रेशर यहाँ पर ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और उसके कारण जो चीज़ें फिल्टर होनी होती हैं वो यहाँ पर फिल्टर हो जाती है। ठीक है ना, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट पानी का होता है और बाकी चीज़ें भी उसके साथ साथ निकल जाती है जो हमें यूरिन में निकालनी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कहाँ आती हैं, ये आती है इस कैप्सूल में जिसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल, और यहाँ पर भी सिंगल लेयर होती है। तो ये जो यहाँ पर जो फिल्टर्ड पार्ट आएगा वो आगे इस ट्यूब में चला जाएगा। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर ये फिल्टर आ जाएगा। अब इसको हम फिल्टर बोल रहे हैं ना, फिल्ट्रेट पार्ट ही बोल रहे हैं, यूरिन नहीं बोल रहे, क्योंकि अभी तक ये यूरिन बना नहीं है। ठीक है ना, इसमें मैक्सिमम अमाउंट पानी है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें वापस रीएब्जॉर्ब भी होंगी तब जाके यूरिन बनेगा।
ठीक है ना। तो ये तो लगातार फिल्टर होता रहता है। अब आगे आते हैं अपन कि जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है वो कैसा है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर 2 लेयर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल की तरफ है ये वाली लेयर, और दूसरी इससे दूर है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। तो विसरल लेयर हो गई और पैराइटल लेयर हो गई। अब जो फिल्टर पार्ट यहाँ फिल्टर होगा वो इन दोनों लेयर्स के बीच में चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में वो ट्यूब शुरू हो जाती है, उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? बोमेन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक का काम सिर्फ फिल्ट्रेशन का है, और ये फिल्टर यानी 24 घंटे चलता रहता है, ऐसा नहीं कभी रुकता है, कंटिन्यू ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं। रीनल ट्यूब्यूल बहुत लंबी ट्यूब होती हैं, बट जगह कम है, इसलिए वो ऐसे मुड़ी तुड़ी अवस्था में कॉन्वोल्यूटेड रूप में वो वहाँ पर रहती है, जिसको हम कहते हैं कुंडली बना के रहती है ना। तो उसको हम बोलते हैं, 3 पार्ट इसके होते हैं। एक होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब जो इस बोमेन्स कैप्सूल के नज़दीक है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में एक पार्ट बिल्कुल सीधा होगा यू शेप का, उसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये लूप सा बनाता है ना ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। और तीसरा पार्ट इसका फिर से एक कुंडलित या कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब आएगी, ये इससे दूर है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद में एक सीधी ट्यूब बनेगी जिसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी? यूरिन को कलेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक का इतना जो पोर्शन है इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यदि हम आपसे डिस्कस करें कि नेफ्रॉन के टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो पहले तो बात आई कि 2 पार्ट है, रीनल कॉर्पसल एंड ट्यूब्यूल। कॉर्पसल के फिर 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से? ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। और ये जो ट्यूब थी इसके फिर 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और तीसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ों से हमारा नेफ्रॉन बनकर तैयार होता है। और ये होता कहाँ पर है? मेनली इसकी शुरुआत होती है किडनी के आउटर पार्ट में, जहाँ जिसको हमने वो क्या बताया था? कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स में इसकी शुरुआत होती है, और बाद में इसकी जो ट्यूब्स हैं वो होती हैं मेडुला के अंदर, ठीक है ना। इस प्रकार ये होते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या काम करती है कि जो पार्ट अभी फिल्टर हुआ कैप्सूल के अंदर वो सबसे पहले कहाँ आएगा? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेट ड्रेन इनटू द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन इज कवर्ड विद डेंसली पैक्ड माइक्रोविलाई। अब इसके चारों तरफ माइक्रोविलाई होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो क्या करती हैं? रीएब्जॉर्ब का काम करती है, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम पार्ट वहाँ पर फिल्टर हो गया था, बट वो सारा का सारा यूरिन में नहीं जाएगा। अब कुछ काम की जो चीज़ें होती हैं वो वापस एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। अब काम की क्या क्या चीज़ें होंगी? पानी काम का है, क्योंकि पानी निकल जाएगा सारा का सारा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो पानी का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज भी हमें चाहिए, तो मैक्सिमम ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है। यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल नहीं आती है, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी होती है। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से ये सारी काम की चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसमें मेनली वाटर, इसके अलावा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड भी एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना। तो बचेगा क्या? वही जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट उसमें बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट पार्ट क्या है? लूप ऑफ हेनले। अब बाकी जो फिल्टर पार्ट है वो लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले में क्या है कि लूप ऑफ हेनले एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें ये 3 मेनली इसके 2 पार्ट हैं। एक तो है डिसेंडिंग पार्ट और एक है असेंडिंग पार्ट। एक नीचे की तरफ आया
एक ऊपर की तरफ आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसकी शेप बनती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू द सोल्यूट्स, कि जो भी घुली हुई चीज़ें होती हैं उनके लिए इम्परमिएबल होता है, यानी वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। तो घुली हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, जैसे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, ये यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, परंतु पानी यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो पानी प्रोक्सिमल ट्यूब में भी एब्जॉर्ब हुआ और यहाँ भी एब्जॉर्ब हुआ। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा फिल्ट्रेट पार्ट, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो कंसनट्रेट होता जाएगा, ठीक है ना, पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा, अब जब काफ़ी सारा पानी जब एब्जॉर्ब हो गया तो थोड़ा थोड़ा ये यूरिन फॉर्मेशन का काम शुरू हो गया है। अब जो बनेगा वो लगभग यूरिन ही होगा, फिर भी पूरा यूरिन नहीं होगा। पूरा यूरिन कहाँ जाके बनेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो लास्ट पार्ट क्या आ गया इसका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कुछ एक्सक्रीशन का काम होता है। एक्सक्रीशन कैसे, कि जो चीज़ें बच गई थी, फिल्टर नहीं हो पाई थी ग्लोमेरुलस में, पर हमें निकालनी है, उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ से भी एक्सक्रीट हो जाती हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और वहाँ से भी कुछ पार्ट एक्सक्रीट कर दिया जाता है। बट वो डिपेंड करता है, डायरेक्ट नहीं होता, वो कुछ हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, जिसमें मेन हार्मोन यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। तो इस हार्मोन के इफेक्ट में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर भी क्या हो जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो बन गया वो यूरिन बन गया, ठीक है ना, और ये कहाँ पर आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है ना। इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा सबसे लास्ट में। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट से फिर आगे कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से जाएगा जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, माइनर कैलिक्स। कितने माइनर कैलिक्स होते हैं किडनी में, याद आया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं छोटी छोटी, 18 अप्रोक्सीमेटली 18, ठीक है ना, 18 to 20 हो सकती हैं, उनमें आएगा। वहाँ से आगे फिर वो किस में जाएगा, मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स कितने होते हैं, 2 to 3, कहीं में 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और उसके बाद कहाँ जाएगा, पेल्विस में, ठीक है ना। तो ये आगे का रास्ता बताया हुआ है, बट नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर वहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट तक हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। इतनी पॉइंट्स हमें इसमें बताने होते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन्स यदि हम देखें कि नेफ्रॉन्स कार्य कैसे करती हैं, तो उसमें मेनली हमने अभी पढ़ा कि 3 कार्य होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले फिल्ट्रेशन, वो कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस के लेवल पे। दूसरा काम क्या है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, स्पेशली जो प्रोक्सिमल ट्यूब है और लूप ऑफ हेनले है, उसमें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब सब सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, तो वो एब्जॉर्ब होती हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो ये हमारी बॉडी ही इस हिसाब से करती है कि जो काम की चीज़ें उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाकियों को नहीं करती। और लास्ट पार्ट क्या होता है इसका, सीक्रीशन। अब सीक्रीशन कहाँ पर होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, नेफ्रॉन में सीक्रीशन कहाँ होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो जो कुछ चीज़ें बच गई थी बट उनको निकालना है, तो वो ADH हार्मोन के इफेक्ट में वहाँ पर सीक्रेट कर दी जाती हैं। और अब जो कलेक्टिंग ट्यूब में जो लिक्विड आएगा वो क्या होगा, यूरिन होगा, ठीक है ना। तो ये सारा पार्ट में लिखा हुआ है कि फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर आता है वाटर एंड अदर स्मॉल मोलिक्यूल्स पास थ्रू इट। पानी और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें ग्लूकोज भी है, वेस्ट प्रोडक्ट जितने हैं वो सारे हैं, अमोनिया है, यूरिया है, बट प्रोटीन नहीं निकल पाते, ठीक है ना। प्रोटीन मोटे होते हैं, तो प्रोटीन ब्लड में ही रहेंगे, बाकी मोस्टली चीज़ें इसमें निकल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आता है हमारा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा हमारा मेनली
प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती हैं वहाँ पर माइक्रोविलाई होती हैं जो सिंगल लेयर की होती हैं और वो एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है, ठीक है ना। तो इसमें मोस्टली वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है क्योंकि ये हमें चाहिए, ठीक है ना। कुछ एब्जॉर्प्शन बचा हुआ कहाँ पर, लूकोपेनले में भी होगा, ठीक है। और ये भी यहाँ पर भी कुछ हार्मोन्स कार्य करते हैं जिसमें मेनली पैराथायराइड हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो अभी मैंने आपको बताया वो कार्य करते हैं। एल्डोस्टेरोन भी कार्य करता है। और उसके बाद जो सीक्रेशन होता है वो मेनली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का सीक्रेशन भी होता है। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ब्लड की पीएच मेंटेन करने का कार्य भी किसका है? किडनी का। तो यदि ज़्यादा एसिडिटी है तो हार्मोन्स यहाँ पर एक्सक्रीट हो जाएंगे। कौन से? ये एच आयन, हाइड्रोजन आयन जिसको बोलते हैं। और कम है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये किडनी जो हैं वो ब्लड की पीएच को मेंटेन करती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये सारा जब प्रोसेस हो जाएगा तो लास्ट में हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। ये हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। कैसे करेगा? कि यदि ब्लड प्रेशर कम है तो वाटर को रिटेन करेगा, ठीक है ना। वाटर रिटेन करेगा तो मतलब कैपिलरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा पानी होगा तो बीपी ऊपर जाएगा। और यदि बीपी बढ़ा हुआ है और उसको कम करना है तो इस सिस्टम से पानी को वो रिलीज करेगा, यूरिन में ज़्यादा पानी जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। तो इस सिस्टम के द्वारा बीपी को कंट्रोल किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, वैसे एग्ज़ाम में वैसे लिखने के लिए ये नहीं आता है, सिर्फ स्ट्रक्चर आती है, तो जिसमें आपने अभी तक जो सीख लिया वो सफिशिएंट है। हार्मोन की सारे पार्ट्स के नाम बता दिए, वो सफिशिएंट है। ये जस्ट मैं आपको जीके के लिए बता रहा हूँ कि कोई सिंपली पूछ ले कि ब्लड प्रेशर किडनी कैसे मेंटेन करती है, तो उसका ये एक सिस्टम होता है कि रेनिन एंजियोटेंजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये एक हार्मोन सिस्टम होता है जिसके द्वारा पानी को या तो रिटेन किया जाता है या निकाला जाता है। उससे ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर हुआ वो नेफ्रॉन्स के बारे में हुआ। इसमें क्वेश्चन या तो नेफ्रॉन के बारे में डायरेक्ट आ जाता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और यह आ जाता है कि एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो माइक्रोस्कोपिक में हमारा नेफ्रॉन ही आता है। और अगर डायरेक्ट किडनी का पूछें तो फिर वो जो लास्ट क्लास वाला जिसमें किडनी के पार्ट्स बताने थे वो हम बता दें, ठीक है ना। ज़्यादातर वैसे वही आता है, किडनी का ही आता है। नेफ्रॉन का रेयर, वो थोड़ा सा बात सही है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ज़्यादातर तो ईजी पूछा जाता है।